हेलो फ्रेंड। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसमें पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो उसमें आता ही आता है। जैसे अपन बात करें अभी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चर का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें ये क्या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि इसी वीडियो में से क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना एक कंपटीशन एग्जाम में, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो अपन अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है, या अपन बात करें कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन और रीस्टोरेशन होता है। जैसे अपन बात करें किसी भी एरिया में एनिमल या प्लांट की स्पीसीज है, वो क्या है किसी मानवीय गतिविधियों या अन्य आवास में क्षति के कारण क्या है नष्ट हो रही है या उनकी पॉपुलेशन में कमी हो रही है, तो उनको अपन क्या कर रहे हैं कंजर्वेशन के लिए अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट और रीस्टोरेशन की तरह से उनकी वापस से संख्या बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो उनको अपन क्या कहेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी कहेंगे। अगली टर्म आती है कंजर्वेशन इकोलॉजी। तो अपन क्या करें कि किसी भी एनिमल प्लांट स्पीसीज या उसकी इकोलॉजी को अपन कंजर्वेशन से कनेक्ट करें तो वो क्या कहलाएगा कंजर्वेशन इकोलॉजी कहेगा। अब सबसे पहले बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो इसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डे बाय डे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या अर्बेनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। किस वजह से, जैसे अपन बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। हैबिटाट फ्रेगमेंट कैसे, जैसे अपन बात करें कहीं एक सेंचुरी एरिया है या प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके बीच में से अपन ने रोड या हाईवेज निकाल लिया तो इधर की वाइल्ड लाइफ इधर रहेगी, इधर वाली इधर रहेगी, तो दोनों का आपस में मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। दूसरी बात आती है कि जो एक्जोटिक स्पीसीज है वो नेटिव स्पीसीज को कैसे प्रभावित करेगी। तो इसका सीधा सा आप एग्जाम्पल देख दो अपने आसपास। जैसे अपन बात करें एक बोलते हैं विलायती बबूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो वो क्या कर रहा है कि जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है उनको ग्रो ही नहीं होने दे रहा है, उनकी जगह वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है वो कम हो रही है। तो ये क्या है बायोडाइवर्सिटी। इन सबसे इन थ्रेट को अपन मैनेज या मिनिमाइज करने के लिए अपन को क्या करना जरूरी है, किसी भी हैबिटाट या स्पीसीज का कंजर्वेशन जरूरी है। अब बात आती है कंजर्वेशन कितने प्रकार का है। पहला क्या होता है इन सीटू कंजर्वेशन या जिसे बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरा क्या होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होगा कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड रीस्टोरिंग द थ्रेटेंड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन नेचुरल हैबिटाट। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा अपन किसी भी स्पीसीज को अपन उसके नेचुरल हैबिटाट में ही उसका कंजर्वेशन करें तो वो क्या कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। या अपन बात करें ऐसे बोल दें कोई जो स्पीसीज है जिस पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है उसी एरिया को अपन क्या करें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करके उसको बचाएं तो वो क्या कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन कहेगा। तो इसमें दूसरी अपन टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज विद इन देयर ओरिजिनल या नेटिव हैबिटाट। जो स्पीसीज पहले से वहाँ रह रही है उसी एरिया को अपन ने क्या किया कंजर्व करके उस स्पीसीज का ओरिजिनल या नेटिव हैबिटाट में उसको अपन कंजर्व करना क्या कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। अब बात आती है कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए अपन को सबसे पहले क्या है कोई भी साइट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। वो किसके आधार पे करेंगे
वहाँ पे रिसोर्सेज के आधार पे, या ऐसे अपन बात करें किसी स्पीसीज को कंजर्व करना चाह रहे हैं तो वहाँ उसकी पॉपुलेशन कितनी है उसके आधार पे अपन उस साइट को आइडेंटिफाइड करेंगे, और उसके बाद उस एरिया को अपन क्या मार्क करेंगे, एज ए प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क करेंगे। तो उसके आधार पे अपन क्या करेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे। अब अपन बात करें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, तो पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में अपन डिटेल से अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लें कि जो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर यह है कि इन सीटू कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन कहाँ होगा, उसके नेचुरल हैबिटाट में होगा। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन अपन बात करें कोई भी थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट में उसका अपन कंजर्वेशन करेंगे। दूसरा क्या है, ये क्या है, पार्ट ऑफ नेचुरल हैबिटाट, या अपन बात करें उसी ऑन साइट कंजर्वेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। वहीं अपन बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन में अपन क्या करेंगे, कोई भी थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट, जैसे जूज हो गया, गार्डन्स हो गया, जीन बैंक के थ्रू, या अपन बात करें कैप्टिव इन्वायरमेंट के अंदर उसको ग्रो करवाएं तो वो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। अब अगला आता है डिफरेंस कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है इसमें अपन कोई भी साई एनिमल हो या प्लांट स्पीसीज हो उसका कैप्टिव ब्रीडिंग को परफॉर्म नहीं करते हैं। वहीं अपन बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन में अपन मोस्टली कैप्टिव ब्रीडिंग को परफॉर्म करते हैं। फिर अपन बात करें जो अपन इन सीटू कंजर्वेशन में क्या किया, अपन ने एक एरिया है जैसे वाइल्ड लाइफ या सेंचुरीज को अपन ने बाउंड्री निर्धारित कर दी, उसमें क्या किया कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह को कम कर दिया और उसको अपन ने एज नेचुरली छोड़ दिया। तो उसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन अपन बात करें थ्रेटेंड स्पीसीज है या अपनी जो टारगेट स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन अपने आप ही रिकवरी होगी, या अपन बात करें नेचुरल वे से उसकी ब्रीडिंग वगैरह सब चलती रहेगी। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा, आफ्टर इन द ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी उसके जो मेंबर हो जाएंगे वो अपन बात करें फिर से अपन री इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी हिस्टोरिकल रेंज में या नेचुरल हैबिटाट में। जैसे अपन अभी बात करें अपने राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको गोडाउन बोलते हैं, उसकी क्या है अपन कैप्टिविटी या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो लगभग इसकी अपन ब्रीडिंग अभी चल रही है, तो इसकी एक या दो जनरेशन कैप्टिविटी में ब्रीड करने के बाद अपन इसको वापस से क्या करेंगे, जो इसका री इंट्रोड्यूशन करेंगे, जो इसका हिस्टोरिक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है या इसका नेचुरल हैबिटाट है, तो वो किस में आ जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। फिर आता है एग्जाम्पल्स, तो इन सीटू में मोस्टली कौन से आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आएंगे, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होंगे, जू, बोटनिकल गार्डन, जीन बैंक, ये सारे आएंगे। अब अगली टर्म आती है कि नेशनल पार्क क्या है या इसका क्राइटेरिया किसके द्वारा डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें ये एरिया क्या होता है, रिजर्व होगा वाइल्ड लाइफ के लिए, और उसमें क्या होंगे, और सभी नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर हैबिटाट का मैनेजमेंट किया जाएगा। दूसरा क्या होगा, नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरह का प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, हैबिटाट मैनिपुलेशन को अलाउड नहीं किया जाएगा। अगला आता है इस एरिया में प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जो रीजन है नेशनल पार्क का, मान लो ये रीजन है, इसमें किसी व्यक्ति या किसी गांव की ज़मीन है, तो उस गांव को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रीलोकेट कर दिया जाता है। फिर इस एरिया में किसी भी प्रकार का प्राइवेट ओनरशिप अलाउ नहीं होती है। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में लगभग 106 नेशनल पार्क है, ठीक है। और फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें वर्ल्ड में तो ये कौन सा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसको 1872 में बनाया गया है। इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और राजस्थान में नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, जो सवाई माधोपुर में प्रेजेंट है। अगला आता है सेंचुरीज। अब सेंचुरीज में क्या होगा कि अपन क्या करेंगे,
देयर आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें अपन किसी भी एक एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, किसके द्वारा, जैसे मान लो कि उस स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या वहाँ पे हैबिटाट डिस्टर्बेंस है, उनसे अपन उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो क्या किस में आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कैटेगरी में आएगा। अगला अंतर क्या है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। कहना का मतलब क्या है कि इसमें जैसे ये एक सेंचुरीज एरिया हो गया, तो इसमें अपन बात करें कई विलेजेज होते हैं, तो इन विलेजेज या प्राइवेट ओनरशिप या इसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें तो थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ होता है। जैसे अपन बात करें कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे सूखी लकड़ियाँ हो गई, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड वुड, टिलिंग ऑफ लैंड और अदर एक्टिविटीज आर अलाउड प्रोवाइडेड दे डू नॉट इंटरफेरेंस विथ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। थोड़ी बहुत लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, और इनमें जो किसी भी एनिमल या किसी एनिमल के हैबिटाट को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बाकी आज सेंचुरीज के अंदर से सूखी लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो या हनी कलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा होता है। वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो इंडिया में कितनी है, 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब फर्स्ट सेंचुरीज की बात करें तो इंडिया की तो कौन सी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसको अब बाद में क्या डिक्लेयर किया गया है, नेशनल पार्क। फिर अपन राजस्थान में बात करें तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी बाद में क्या दर्जा दे दिया गया है, टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। फिर राजस्थान में बात करें टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब अपन बात करते हैं नेचुरल हैबिटाट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात करें तो नेशनल पार्क में क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर बोथ एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, या ऐसे बात करें प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल एंड प्लांट, दोनों को क्या किया जाएगा, नेशनल एरिया में नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होगा, ओनली वाइल्ड एनिमल्स को टारगेट करके सेंचुरीज का डिटरमाइन किया जाएगा। फिर अपन बात करें नेशनल पार्क है, इसकी जो बाउंड्रीज होती है ये फिक्स या डीमार्केटेड होती है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्री होती है ये रफली डीमार्केटेड होती है। कहने का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर कोई पूरी तरह से फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। अगला अंतर है, नेशनल पार्क में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड या परमिटेड नहीं होती है, वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्राइवेट ओनरशिप परमिटेड होती है। फिर बात करें प्लांटेशन, कल्टीवेशन और ग्रेजिंग एक्टिविटी है, ये नेशनल पार्क में परमिटेड नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये सारी एक्टिविटी परमिटेड होगी। अगला अपन बात करें नेशनल पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई कलेक्शन या अपन वहाँ से किसी भी मटेरियल को अपन कलेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अपन बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को अपन परमिटेड है, यहाँ से कर सकते हैं। और अगला लास्ट अंतर है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ये साइज में लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और फिर अपन बात करें जो नेशनल पार्क है ये क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ ट्रेन या बायोडाइवर्सिटी के लिए इनको बनाया जाता है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। अगला आता है टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व है, इनकी ये लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, किसके लिए, इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर और इसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। जैसे अपन बात करें सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से एक्ट के अंडर क्रिएट किए गए हैं, तो वो कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किया गया है। और जो टाइगर रिजर्व होता है इसमें क्या होते हैं, 2 जोन होते हैं। ये कोर जोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल हैबिटाट होता है, दूसरा जो होता है वो बफर जोन होता है। और फिर अपन बात करें जो टाइगर रिजर्व एरिया है इसका मैनेजमेंट या इसके हैबिटाट का मैनेजमेंट या इसकी देख रेख कौन करता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो करती है। वर्तमान में बात करें तो लगभग 58 टाइगर रिजर्व है वो इंडिया में है।
अब अपन बात करें, सबसे पहले ही बात करें तो कौन सा टाइगर रिजर्व था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, उसको फिर बाद में क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया था। और राजस्थान में बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, इसको 1973 में डिक्लेयर किया गया है। अगला आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होगा कि दे आर लार्ज ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड लैंड विथ मल्टीपल यूजिंग प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, डिफरेंट प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। अभी अपन ने बात किया नेशनल पार्क क्या हो गया, पर्टिकुलर इकोसिस्टम या वहाँ पे कोई एरिया है उसके लिए। टाइगर रिजर्व किसके लिए है कि टाइगर के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। पर बायोस्फीयर में अपन बात करें तो पूरे के पूरे एक बड़े भूभाग को प्रोटेक्ट किया जाता है कि मल्टीपल पर्पज के लिए। जैसे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कंजर्व करना ही है, उसके साथ साथ जो वहाँ की जो ट्राइबल है या जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसको भी कंजर्व करना, या अपन बात करें प्लांट और एनिमल के जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करना, सारा का सारा क्या आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। पर ये इसका सारा का सारा सेटअप किसके अंडर आता है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि यूनेस्को ने स्टार्ट किया है 1975 में। अब अपन बात करें इंडिया में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब अपन बात करें वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि डिफरेंट रीजन में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये क्या है, बायोस्फीयर की लिस्ट है जो राजस्थान इंडिया में मिल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में है, अलग अलग स्टेट में है, तो आप इनको देख लेना। अगला आता है बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट है या पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। वही अपन ने अभी देखा कि टाइगर रिजर्व में कितने जोन होते हैं, 2 जोन होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। पर इसमें और कौन सा जोन है, ट्रांजिशन जोन। अब कोर जोन या इसको और भी क्या बोल सकते हैं, नेचुरल जोन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, और ये क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे मान लो कि ये देख लो, तो ये बीच वाला कौन सा है, कोर जोन या नेचुरल जोन। इसमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन इंटरफेरेंस या एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, और ये बिल्कुल ही अनडिस्टर्ब्ड और लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है। फिर दूसरा आता है ये वाला बफर जोन। बफर जोन में क्या होगा, ये कोर जोन के चारों ओर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होगी। कहने का मतलब क्या है, कोई साइंटिफिक स्टडीज या रिसर्च के लिए थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड होगी। अगला आता है ये ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर मोस्ट पार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, डेवलप ए फ्रेंडली बॉन्ड ऑफ एक्टिव कॉर्पोरेशन ऑफ लोकल पीपुल एंड ट्राइब्स अलाउइंग देम सच एक्टिविटी, सेटलमेंट, क्रॉपिंग, ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन जोन में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे अपन बात करें ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉपिंग, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री की जैसी एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। अब अगला आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हैबिटाट या किसी इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करना। फिर क्या होगा, जेनेटिक रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज यूज है उनको प्रोटेक्शन या ट्रेडिशनल कल्चर को मेंटेन करके रखना। किसी एरिया को क्या करना, रीस्टोरेशन करना, डेवलपमेंट करना, और मॉनिटरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन या इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए इसको यूटिलाइज करना। ये सारे के सारे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब अगला आता है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा लीगली प्रोटेक्टेड होता है। और ये क्या फंक्शन करते हैं, किसी भी एरिया की बात करें, जैसे अपन बात करें कोई टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक मान लो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है,
तो इनके बीच में कुछ एरियाज होते हैं जिनको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये क्या करेंगे, एक बफर जोन या कॉरिडोर या कनेक्टर की तरह काम करेंगे। मान लो कि ये एक नेशनल पार्क है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ से यहाँ एनिमल के मूवमेंट के लिए बीच में क्या है, कुछ फॉरेस्ट के पेड़ या कंजर्वेशन रिजर्व छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करेंगे, बीच में कनेक्टर या कॉरिडोर की तरह काम करेंगे, तो उनको बोलेंगे कंजर्वेशन रिजर्व। और इनका एस्टैब्लिशमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, सेक्शन 36A अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत होता है। और इनका एम भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना। अब अपन बात करें इसका रेगुलेशन या पूरा का पूरा कंट्रोल किसके अंडर में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या इसके अंडर में होगा। और फिर बात करें इस कंजर्वेशन रिजर्व की देख रेख या मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है, ये इसकी देख रेख करेगी। ठीक है। और फिर बात करें सबसे पहले जो कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एमेंडमेंट एक्ट 2002 में, तब इनका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कंजर्वेशन रिजर्व का। अगला आता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व को क्या होगा, ये भी क्या है, इंडिया में कई प्रोटेक्टेड एरियाज है जो जनरली इस्टेब्लिश होते हैं, कहाँ पे, प्राइवेट या कम्युनिटी बेस्ड लैंड के ऊपर। और इनका भी क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट का कंजर्वेशन करना थ्रू वॉलंटियर या लोकल पीपुल इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग। अब अपन बात आती है इसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। और इसमें अपन बात करें लोकल पीपल्स या जो विलेजर्स हैं, इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए। तो इसमें अपन बात करें, जो ये मान लो कि कम्युनिटी रिजर्व बना दिया, पर फिर भी उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ज़मीन है तो या उसका रहेगा, या किसी कम्युनिटी की ज़मीन है तो उसका रहेगा। इसकी देख रेख भी कौन करता है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है, ये इसकी क्या करती है, देख रेख करती है। इसका भी डेजिग्नेशन या इस्टेब्लिशमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, सेक्शन 36C वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत होता है। और फिर बात करें इसी कम्युनिटी रिजर्व में भी हंटिंग, ट्री कटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आदि एक्टिविटीज़ क्या होती है, इनहिबिट होती है या प्रोहिबिटेड होती है, पर थोड़ी बहुत जो ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिस है वो भी परमिटेड हो सकती है। जैसे क्या हुआ, सूखी लकड़ियों का कलेक्शन करना, तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत लिमिटेड एक्टिविटी कम्युनिटी रिजर्व में क्या हो सकती है, अलाउड हो सकती है। बाकी हंटिंग, ट्री फेलिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ग्रेजिंग वगैरह एक्टिविटीज़ है वो इनहिबिट होती है। फिर अगला आता है ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन की अपन ने पहले बात की थी कि ये क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज या उसके पार्ट को आउटसाइड द नेचुरल या ओरिजिनल हैबिटेट में इसको कंजर्व किया जाता है, जिसको क्या कहेंगे, ex-situ कंजर्वेशन। या ऐसे बात करें, ये एक टाइप का कंजर्वेशन मेथड है जिसमें सैंपल पॉपुलेशन, मान लो कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसके कुछ इंडिविजुअल को ह्यूमन कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन या कैप्टिविटी या उसका जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, बोटनिकल गार्डन में इनका देख रेख की जाती है या इनका कंजर्वेशन किया जाता है, तो वो क्या आएगा, ex-situ कंजर्वेशन में। अब इसमें बात करें, जो जीन पूल या गैमीट है, ये किसके अंडर स्टोर होंगे, जर्म प्लाज्म बैंक, या जैसे सीड बैंक हो गई, पोलन बैंक हो गई, सीमन बैंक हो गई, सेल बैंक हो गई, या टिश्यू कल्चर के थ्रू इनका क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये किस में आएगा, ex-situ कंजर्वेशन में आएगा। तो ex-situ कंजर्वेशन को क्या बोला जाता है, आउटसाइड हैबिटेट कंजर्वेशन, क्योंकि अपन इनमें ex-situ कंजर्वेशन में किसी भी प्रकार का नेचुरल एरिया में अपन इनका कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट में इनका कंजर्वेशन करते हैं। तो ये क्या होता है, आउटसाइड हैबिटेट कंजर्वेशन का टाइप हो गया। फिर अपन बात करें, अब इन स्पीसीज का ex-situ में अपन ने कंजर्वेशन किया या कैप्टिव में क्या किया, कैप्टिविटी में ब्रीडिंग करवाई। फिर अपन बात करें, कुछ काफ़ी मात्रा में पॉपुलेशन हो गई, तो फिर वापस से इनके जो इंडिविजुअल होंगे इनको री इंट्रोड्यूस करेंगे वाइल्ड में। ठीक है। अब ex-situ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम में लेंगे अपन, जूस किसके लिए, एनिमल्स के लिए, बोटनिकल गार्डन प्लांट्स के लिए, कल्चर कलेक्शन किए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, क्रायो बैंक क्या किसके लिए, गैमीट या सेल टिश्यूज के लिए,
जर्मप्लाज्म बैंक किसके लिए? सीड, सीमेन, सेल, ओवा और स्पर्म के लिए अपन क्या करेंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन का यूज में लेंगे, या इन मेथड्स को अपन एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अब पहला आता है बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन में क्या होगा? ये एक टाइप का स्मॉल प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे लिविंग प्लांट स्पीसीज को ग्रो की जाती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? गार्डन्स कहेंगे। और इन प्लांट्स का कलेक्शन कहाँ से हो सकता है? या तो नियर बाई लोकेशन से हो सकता है, या ऐसे बात करें कोई इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीसीज है या थ्रेटेंड स्पीसीज है, उसको बहुत ही दूर रीजन से लाके उस रीजन में अपन ग्रो करवाएं, तो ये हो सकता है। फिर बात करें बॉटनिकल गार्डन का कंस्ट्रक्शन का मेन उद्देश्य क्या है, तो बॉटनिकल स्टडीज, कंजर्वेशन और रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन या नेशनल बॉटनिकल गार्डन की बात करें, लखनऊ में एस्टाब्लिश है, तो ये हो गए। फिर एक आता है अर्बोरेटा। अर्बोरेटा में क्या होता है? ये इट इज ए पैलेस वेयर ट्रीज आर ग्रोन आइदर फॉर लैंडस्केपिंग या साइंटिफिक स्टडीज के लिए। इसमें पर्टिकुलर टारगेट ओरिएंटेड फैमिलीज या स्पीसीज या जेनेरा का क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। किसके लिए? साइंटिफिक स्टडी के लिए। तो इसमें क्या हुआ? आर्बोटा है ओनली स्पेसिफिक ट्री एंड श्रब स्पीसीज, और इसको मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? साइंटिफिक रिसर्च ऑन ट्रीज, एजुकेशन या रिक्रिएशनल एक्टिविटी और अदर बेनिफिट्स के लिए इनको यूज किया जाता है। अगला आता है कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी क्या होता है? मीडियम साइज ग्रीन हाउस यूज किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वहाँ पे क्या है? प्लांट का कंजर्वेशन करने के लिए। पर इन ग्रीन हाउस में अपन बात करें, इन कंजर्वेटरी में जो ग्रीन हाउस होता है, इसके ना तो ऊपर वॉल होती है ना रूफ होती है। पर अपन बात करें कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी होती है कि कभी क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से क्या हुआ है, इन्वायरमेंट स्ट्रेस की वजह से वो नेचुरल एरिया में ग्रो नहीं हो रही है, तो उनको अपन क्या कर रहे हैं? कंजर्वेटरी में ग्रो करवा सकते हैं। और जनरली ये किस रीजन में इस्टेब्लिश किए जाते हैं? हिल स्टेशन या हिल स्टेशन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में है, उनमें कंजर्वेटरी का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। क्योंकि देखा जाता है जो अपन बात करें हिली रीजन है या हायर एलिवेशन रीजन है, उनका जो हैबिटाट होता है वो क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? कंजर्वेटरी का यूज कर रहेंगे वहाँ की किसी सेंसिटिव प्लांट स्पीसीज को ग्रो करने के लिए। अगला आता है जर्मप्लाज्म या जीन बैंक। इसमें अपन क्या करें? प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक स्टॉक इन फ्रोजन स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म स्टोरेज। या ऐसे बात करें कि जेनेटिक मटेरियल है, इसको इन विट्रो कंडीशन में अपन क्या करें? लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखें, तो ये हो सकता है। जैसे अपन बात करें जर्मप्लाज्म के रूप में क्या कर सकते हैं? सीड, पोलन, टिश्यू कल्चर और फ्रोजन एम्ब्रियोज को कल्चर कर सकते हैं। अगला आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है? जैसे अपन बात करें मेल या फीमेल गैमीट, ओवम और स्पर्म को अपन क्या करें? जो रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको अपन क्या करें? कलेक्ट करें और लिक्विड नाइट्रोजन के साथ बहुत ही माइनस अपन बात करें 196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करें, तो ये क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। पर कई बार क्या होता है? स्पर्म और ओवम में तो क्या टर्म में काम में ले लेते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। पर्टिकुलर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए सीमेन बैंक। तो सीमेन में भी वही कंडीशन है कि इसमें अपन पूरे के पूरे सीमेन को फ्रोजन कंडीशन में स्टोर करते हैं, और ये भी किसके लिए काम में लिया जाता है? रेयर या इंडेंजर्ड स्पीसीज का एनिमल ब्रीडिंग पर्पज के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपन बात करें, एक आती है वेजिटेबल जीन बैंक। ये जीन बैंक का ही पार्ट है, पर कई बुक्स में क्या है? अलग दे रखा है। तो इसमें अपन बात करें जो वेजिटेबल्स है उनके सीड्स को अपन क्या करें? आर्टिफिशियल रूप से अपन क्या करें? जीन बैंक या सीड कलेक्शन के रूप में स्टोर करें। इसमें भी लो टेम्परेचर के साथ स्टोर किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? वेजिटेबल जीन बैंक। अगला आता है प्लांट सेल बैंक या सेल क्रायो बैंक। इसमें अपन बात करें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है इसको प्रिजर्व किया जाता है इन वेट्रो कंडीशन में, और ये भी मोस्टली वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? प्लांट का करेंगे तो प्लांट सेल बैंक हो जाएगा।
और अगर एनिमल सेल का करेंगे तो एनिमल सेल बैंक या एनिमल सेल क्रायो बैंक कहलाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।